Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 314 आहूजा और मेहरा फैमिली का आना कन्फेस। तो मोक्ष ने उसे छोड़ा और बोला, बीबी अभी भी तुम्हें किस करते वक्त सांस लेना ठीक से नहीं आया। लगता है जब हमारे और 4 बच्चे हो जाएंगे तब तुम ये सीख पाओगी। मोक्ष उसे देखकर आई ब्लिंक कर रहा था। ईशानी आंखें छोटी करके बोली, मैं जितना भी कोशिश करूं आपको मैच नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मोक्ष हंसते हुए फिर से उसकी होंठों पर टूट पड़ा। थोड़ी देर बाद वो उसकी गोरी गर्दन पर आ गया और वहां किस और बाइट करने लगा। अब आगे ईशानी की सिसकियां उस रूम में गूंज रही थी। मोक्ष ने ईशानी को पूरी तरह से आपने नीचे दबा दिया था। मोक्ष ईशानी की नेक से लेकर कंधे कॉलर बोन पर अपनी प्यार की निशानियां छोड़ रहा था। थोड़ी देर में मोक्ष ने ईशानी को बिना कपड़े की कर दिया था और उसकी सीने पर किस और बाइट कर रहा था। ईशानी की हाथ मोक्ष के बालों में घूम रहे थे। धीरे धीरे मोक्ष ईशानी की नेवल तक आ गया और उस पर प्यार की बरसात करने लगा। ईशानी की मदहोश भरी आहें मोक्ष की कानों को सुकून दे रही थी। धीरे धीरे मोक्ष ने खुद के भी कपड़े उतार दिए और ईशानी के अंदर एंटर हो गया। थोड़ी देर रूम में बस ईशानी की सिसकियों की आवाज और मोक्ष की गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। ऐसे ही 3 घंटे बीत गए थे, पर मोक्ष ईशानी को छोड़ने को तैयार नहीं था। हब्बी क्या अब मुझे छोड़ेंगे, हमें बच्चों को भी तो देखना है। ईशानी मोक्ष को किसके बीच में बोली। बीबी उनके पास सब है, तुम्हें उनकी नहीं, तुम्हें अपने हब्बी की चिंता करनी चाहिए। देखो मैं तुम्हारे प्यार के लिए कितना तरस रहा हूँ। ऐसे भी जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तब हमारा बेटा जरूर इस बात का फायदा उठाएगा और तुम उससे ज्यादा प्यार करोगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मोक्ष जलन से मुंह बिगाड़ते हुए बोला। हब्बी आप कैसे हमारे बेटे से जल सकते हो, वो हमारा बेटा है, क्या आप भूल गए हो। ईशानी हंसते हुए बोली। मोक्ष को रुद्र से इतने जलता देख उसे कोई हैरानी नहीं हो रही थी। पहले उसका हब्बी उसके भाइयों से जलता था और अब वो अपने बेटे से भी कर रहा है। उसकी बात सुन मार मोक्ष चिढ़ते हुए बोला, मेरा बेटा हुआ तो क्या हुआ, वो पिद्दी सा लड़का हर पल मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करता रहता है। जैसे मैं उसका डैडी नहीं कोई दुश्मन हूँ, तो भला मैं उसे खुशी खुशी अपनी प्यारी बीबी के पास कैसे रहने दे सकता हूँ। तो आप भी तो उससे परेशान करते हो। ईशानी सिर हिलाकर बोली। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके हब्बी, जब बात उसकी और रुद्र की आए तो इतने बचकाने हो सकते हैं। मोक्ष ने इसकी होंठों पर लाइट किस किया और डेविल स्माइल करते हुए बोला, चलो बीबी बस एक और राउंड, उसके मैं रात तक तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर मोक्ष फिर से ईशानी के अंदर समा गया। ईशानी की पकड़ मोक्ष की पीठ पर कस गई। तभी नीचे इस वक्त आहूजा फैमिली और मेहरा फैमिली आकर पहुंच गए। सब सोफे पर बैठे हुए थे। मोक्ष और ईशानी अपने रूम में थे, इसलिए सब इंतजार कर रहे थे। वहीं समीर और दर्शित चुपचाप बैठे हुए थे, पर वो ईशानी को देखना चाहते थे। वो कल ही आने वाले थे, पर बिजनेस की वजह से वो बाहर थे। बाकी सब वहीं बैठे हुए थे। सभी एल्डर ग्रुप बातें करने में लगे हुए थे और सब बारी बारी रुद्रांश और रुद्रांशी के साथ खेल रहे थे और दोनों बच्चों भी आराम से खेल रहे थे। रुद्र की बड़े इंसान की तरह बिहेव करता था और सबको देखकर गंभीर चेहरा बना लेता था, जैसे कुछ डीप सोच में व्यस्त हो। वहीं पूर्णिमा जी और राजेंद्र जी भी कल्पना जी और अखिलेश जी से बात कर रहे थे। वहीं सुकेत जी और आरती जी बस चुपचाप बैठे हुए थे। आज भी ये सभी फैमिली उनसे अच्छे से बात नहीं करते थे, पर अगर वो कुछ बोलते तो वो बस हाँ या ना में जवाब दे देते थे। सुकेत जी और आरती जी को पता था कि उन्होंने को ईशानी के साथ किया था, इस वजह से कोई उनसे ठीक से बात नहीं करना चाहता है, पर वो इस बात से दुखी होकर भी कुछ कर नहीं सकते थे। उन लोगों ने जो किया था, आज वो लोग बस वही भोग रहे थे। उन लोगों ने अपनी खुद की बेटी की जगह उस घटिया लड़की को प्यार दिया, उस पर भरोसा किया जिस बात का पछतावा और दुख उन्हें जिंदगी भर के लिए सताने वाला था। अगर वो दोनों प्रिया को ऐसे अंधों की तरह प्यार और विश्वास नहीं करते, तो ये सब होता ही नहीं। उनकी आंखों में हर बार पछतावे की आंसू होते थे, फिर भी ईशानी उन्हें एक नज़र देखती भी नहीं थी। यही दिखाता था कि वो अभी भी उनसे कितनी गुस्सा है और नफरत करती है। वो पहले भी कई बार ईशानी से माफी मांग चुके थे, पर ईशानी उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। सुकेत जी अब हर वक्त दुखी रहने लगे थे। हर बार जब भी वो ईशानी की बेरुखी अपने लिए देखते थे तब उन्हें बहुत दर्द होता था।
पर इस दर्द का कोई दबा नहीं था। उन दोनों ने अपने जितने भी शेयर थे सब ईशानी के नाम पर कर दिया था। कुछ प्रॉपर्टी घर जो भी उनके नाम पर था, दोनों ने सब कुछ ईशानी के नाम कर दिया था। उन्हें अच्छे से पता था कि वो ईशानी की माफी की हकदार नहीं है, और उनकी प्रॉपर्टी ईशानी के लिए समंदर से एक बूंद पानी जैसा ही वैल्यू रखता होगा। पर वो जब तक ईशानी के लिए थोड़ा भी कुछ अच्छा कर सकते थे, वो करना चाहते थे। चाहे ईशानी उन्हें माफ ना करे ही सही, और शायद यही उन दोनों की सजा थी। जो पिछली जिंदगी में ईशानी उनकी प्यार के लिए तरस रही थी, और इस जिंदगी में वो सब उसकी प्यार और माफी पाने के लिए तरस रहे हैं। थोड़ी देर में ईशानी और मोक्ष नीचे आए। मोक्ष ईशानी की हाथ पकड़कर नीचे आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मोक्ष सबको दिखा रहा हो, खास करके रुद्र को, कि उसकी बीबी सिर्फ उसकी है। वहीं रुद्र ने जैसे ही अपने डैडी को देखा जो उसे देख रहे थे, और मोक्ष की होंठों पर एक डेविल स्माइल भी था, तो उसकी आंखें छोटी हो गई। रुद्र अपने बच्चों सी आवाज में मामा माँ करने लगा। वो ऑलरेडी गुस्से में था और अपने डैडी के उकसाने से भड़क गया था। वो फिर से अपनी मोम के लिए अपने डैडी से लड़ने के लिए तैयार था। फिर से नहीं, आप दोनों बाप बेटे हर वक्त ऐसे नहीं झगड़ सकते, और अब भी आपको नहीं लगता कि आपको हमारे बेटे से कम्पीट नहीं करनी चाहिए, ईशानी ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी आवाज से मोक्ष ने रुद्र को चिढ़ाना बंद कर दिया। पर उसे ये पसंद नहीं आया कि उसकी बीबी उसके नहीं बल्कि उसके बेटे के साथ है। तो रुद्रांश ने एक विनिंग स्माइल मोक्ष की तरफ देखकर किया, जैसे वो बिना लड़े ही जंग जीत गया हो। बीबी, तुम ऐसा नहीं कह सकती। ये पिद्दी सा लड़का ही है जो मुझसे कम्पीट कर रहा है। देखो कैसे ये लड़का स्माइल कर रहा है, और मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें अपने हब्बी की साइड लेनी चाहिए, मोक्ष भी चिढ़ते हुए बोला। रुद्र ने जल्दी से अपनी स्माइल को छुपा लिया, और फिर से मासूम चेहरा बना लिया। ईशानी ने रुद्र को देखा जो मासूम आंखों से उसे देख रहा था, जैसे उसके डैडी उसके बारे में कितनी झूठ बोल रहे हो। पर मोक्ष अपने बदमाश बेटे को भी जानता था कि वो कितना मासूम है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वहीं बाकी सब उनकी बातें सुन रहे थे, फिर सन एक साथ हंस पड़े। रुद्र और मोक्ष का झगड़ा तो घरवाले हर दिन देखते थे, पर बाकी सबको ऐसा मौका नींद मिलता था, इसलिए उन सबको हैरानी और खुशी हो रही थी, और दोनों की झगड़े को देखकर मजा भी आ रहा था। तभी कल्पना जी हंसते हुए बोली, ईशानी ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें अपने बेटे से कम्पीट करने की जरूरत नहीं है मोक्ष। मोक्ष ने मुंह बना लिया। वहीं दर्शित और समीर ने ईशानी को हक कर लिया। रेहान और अयान भी ईशानी को हक तो करना चाहते थे, पर वो डर रहे थे कि कहीं ईशानी नाराज ना हो जाए। ईशानी ने इस बार समीर को खुद से दूर नहीं किया। उसने देखा था कि समीर उसे बचाने के लिए खुद भी मरने के लिए तैयार था। ईशानी की दादाजी और दादी माँ ने ईशानी को गले से लगा लिया। हम बहुत खुश है कि अब हमारी प्यारी पोती बिल्कुल ठीक है। दोनों ईशानी को बिल्कुल ठीक देखकर बहुत खुश थे। एक महीने से वो बहुत परेशान थे, वो ठीक से खा पी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें ईशानी के लिए बहुत चिंता हो रही थी। वहीं सुहाना भी ईशानी से मिली। अब वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, और ये सब ईशानी की वजह से ही था, इसलिए सुहाना ईशानी से बहुत प्यार करती थी। और जो भी ईशानी ने प्रेगनेंसी में ख्याल रखने के लिए कहा, उसने सब ध्यान से सुना। अभिक और आहूजा फैमिली में सब भी ईशानी से मिले। रितिका उनके साथ नहीं आई थी, वो कबीर के साथ उसके घर में गई थी। वो दोनों पहले ही ईशानी से मिलकर जा चुके थे। रितिका प्रेग्नेंट थी, इसलिए घरवाले रितिका और कबीर की जल्दी से शादी करवाना चाहते थे। जब ईशानी कोमा में थी, तभी रितिका को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानकर पहले तो दादाजी और बाकी सब थोड़े नाराज हुए थे, पर उन्हें कबीर भी बहुत पसंद था। वो जानते थे कबीर एक अच्छा लड़का है और रितिका की ख्याल रखेगा, इसलिए दोनों फैमिली जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवा देना चाहते थे। पर रितिका और कबीर ने मना कर दिया। पहले वो चाहते थे कि ईशानी होश में आ जाए, उसके बाद ही वो शादी के बारे में सोचने वाले थे। कबीर ईशानी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और पूरी रायचंद फैमिली भी उसे बहुत प्यार करता था। जब ईशानी कोमा में थी, तो वो रितिका और कबीर की शादी कैसे करवा देते, इसलिए वो सब रुक गए थे। और अब जब ईशानी ठीक थी, तो दोनों नंदिनी, तेजस और काव्या वरुण के साथ एक साथ शादी करने के बारे में सोच रहे थे। सब ईशानी से मिलकर कुछ टाइम बाद चले गए। सुकेत जी और आरती जी ने अपने आंखों में आंसू लिए ईशानी को देखा।
यहाँ तक कि आज ईशानी ने रेहान और अयान से भी अच्छे से बात किया, पर उनसे ईशानी ने कोई बात नहीं किया, फिर भी वो ईशानी को बस देखकर ही खुश थे। वहीं दूसरी तरफ दक्ष इस वक्त एक लड़की के सामने बैठा था और उसे प्यार से देख रहा था। ये लड़की कोई और नहीं मिहिका थी, दोनों ने ही आज एक साथ एक दूसरे को अपना लव कन्फेस किया था। दक्ष बहुत खुश था, मतलब जो नव्या ने कहा था बिल्कुल सच है। मैं बेकार में ही घबरा रहा था, मेरी जान तो मुझसे पहले से ही प्यार करती है। अगर मैं उसे ना भी बताता तो भी वो खुद मुझे कॉन्फेस करती। दक्ष ने नव्या को अपने पास खींच लिया, उस प्राइवेट रूम में कोई भी नहीं था। दक्ष इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था, वो अपने पहले प्यार की पहली किस करना चाहता था। मिहिका दक्ष के हरकत से एक पल के लिए घबरा गई, फिर शांत हो गई, पहलू बस वो दक्ष के इतने करीब थी, इसलिए उसे बहुत अजीब फील हो रहा था, कुछ अच्छा तो कुछ आला एहसास से भरे हुए। जैसे ही दक्ष मिहिका को किस करने वाला था, प्राइवेट रूम का डोर जोर से खुला और एक लड़की भागते हुए अंदर आई। उस लड़की ने एक रेड शॉर्ट ड्रेस कैरी किया था, चेहरे पर ढेर सारा मेकअप और दुनिया भर की मासूमियत लिए वो दक्ष को देखकर स्माइल करते हुए अंदर आ रही थी। जैसे दक्ष की कोई पुरानी दोस्त हो। वहीं डोर खुलने की आवाज से दक्ष ने मिहिका को छोड़ दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, किसने उसकी पहली किस को रोक दिया। मिहिका भी शर्म से इधर उधर देखने लगी, वहीं वो लड़की बिना ध्यान दिए आगे बढ़ गई। उस लड़की को देखकर दक्ष और भी ज्यादा झुंझलाहट से भर गया। उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लड़की जैसे ही दक्ष के पास आई, वो उससे गले मिलने के लिए नीचे झुक गई। हाय दक्ष, कितने टाइम बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ, सामने खड़ी लड़की खुशी से बोली। तभी दक्ष चेयर को पीछे खिसक कर उठ गया, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं मिहिका भी उस मेकअप से पुती लड़की को गुस्से से घूर रही थी। दक्ष पीछे खड़ा होकर चिढ़ते हुए बोला, मिस तन्वी देशमुख, क्या तुम्हें जरा भी मैनर्स नहीं है कि किसी के प्राइवेट स्पेस में नहीं घुसना चाहिए और किसी की प्राइवेट मोमेंट को खराब नहीं करना चाहिए, पर लगता है तुम्हें इतना भी मैनर्स नहीं है। उसकी बात सुन मार सामने खड़ी लड़की जो तन्वी देशमुख थी, ये लड़की देशमुख फैमिली की बेटी थी। ये राजवंश कॉर्पोरेशन में कुछ प्रोजेक्ट में पार्टनर थे। तन्वी की आंखों में कुछ पल के लिए गुस्सा उभार आया, पर उसने आसानी से उसे दबा लिया और अपनी मीठी आवाज में बोली, दक्ष तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे साथ? मैंने तुम्हें इस रूम में अटे हुए देखा था, इसलिए मैं बस तुमसे यहाँ मिलने के लिए थी।